हर साल 9 अगस्त को स्वदेशी अधिकारों के समर्थन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता भी रहता हूं कि इस तरह के जो दिवस मनाए जाते हैं ना, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और एक काम किया करिएगा आप लोग कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा। तब आप लोगों को मालूम चलेगा कि कहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के बारे में एक सामान्य चर्चा हम लोग कर लेते हैं, सामान्य जानकारी देख लेते हैं। एक अन्य घटनाक्रम में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम के भाग के रूप में जनजातियों के छात्रों के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण तथा लक्षण वर्णन प्रशिक्षण के अंतर्गत जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी सौंपा गया है। इस अवसर पर देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस क्या है? तो दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को मनाए जाने का संकल्प पारित किया गया था और उसके बाद से ही प्रति वर्ष 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र, ये आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब पारित किया था ये प्रस्ताव? 1994 में, दिसंबर में। ठीक है। अब आप कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात हो रही है। और तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह दिवस वर्ष 1982 में जेनेवा में आयोजित आदिवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इस तरह के संगठनों से भी आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार की थीम क्या रखी गई 2024 के लिए? तो प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलेंटरी एजुलेशन एंड इनिटियल कॉन्टेक्ट, अर्थात स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों का संरक्षण। ये थीम जरूर याद रखिएगा। और विश्व स्तर पर आदिवासियों से संबंधित मुख्य तत्व, तो वर्तमान में आप देखिए बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत आदि में लगभग 200 आदिवासी समूह स्वैच्छिक अलगाव में रह रहे हैं। अनुमान है कि विश्व में 90 देशों में 476 मिलियन आदिवासी रहते हैं और वे विश्व की जनसंख्या के 6% से भी कम है। लेकिन सबसे गरीब लोगों में कम से कम 15% हिस्सा उनका है। और अगर किसी ने अपनी संस्कृति बचा के रखी हुई है तो आदिवासी जनजातियों के क्षेत्र में जाके देखिए आप लोग, अभी भी वो अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं। और आप देखें जंगलों में जो जनजाति रहते हैं ना, वो जंगलों की सुरक्षा भी करते हैं। आप देखते हैं कि जंगलों को उनसे फायदा है, ना कि जंगल को नुकसान है। आप देखिए पारंपरिक खेती करते हैं वो। विश्व की अनुमानित 7000 भाषाओं में से अधिकांश इन्हीं के द्वारा बोली जाती हैं और ये 5000 विशिष्ट संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भारत में आदिवासियों से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है, ये भी देख लीजिए। भारत में आदिवासी शब्द का इस्तेमाल कई जातीय और आदिवासी लोगों को परिभाषित करने के लिए एक व्यापक शब्द के रूप में किया जाता है और जिन्हें भारत की आदिवासी आबादी माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पैतृक समूह भारत की सामान्य आबादी के लगभग 8.6% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो समग्र रूप से लगभग आप देखते हैं कि 104 मिलियन लोगों के बराबर है। जनगणना की अगर हम लोग बात करें तो हर 10 साल में होता है। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुआ था। नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। ये आवश्यक विशेषताएं, तो लोकुर समिति की 1965 के अनुसार आदिवासियों की आवश्यक विशेषताएं क्या है? आदिम लक्षणों का संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच, भौगोलिक अलगाव और पिछड़ापन। भारत में आप देखिए अनुसूचित जनजाति एसटी विभिन्न आदिवासी समुदायों या फिर जनजातियों को संदर्भित करती है जिन्हें सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा एवं सहायता हेतु मान्यता प्राप्त है। और भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त बुनियादी सुरक्षा उपाय देखिए, जैसे आप देखेंगे शैक्षणिक
एवं सांस्कृतिक सुरक्षा, इस संविधान में उन्हें सुरक्षा दी गई। अनुच्छेद 15(4) में अन्य पिछड़े वर्गों, इसमें अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 को आप लोग पढ़िए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, इसमें अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं। अनुच्छेद 46 को पढ़िए, राज्य विशेष ध्यान के साथ व्यक्तियों के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से मुक्त कराएगा। अनुच्छेद अगर आप लोग 350 पढ़ेंगे तो विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार की बात करता है। ये आप देखिए राजनीतिक सुरक्षा है। अनुच्छेद 330 को पढ़िए आप लोग, ये कहता है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में अगर आप देखें तो राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 देखेंगे तो पंचायतों में सीटों का आरक्षण की बात की गई है। ये प्रशासनिक सुरक्षा तो अनुच्छेद 275 में पढ़िए, ये अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने, उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान है। और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को देख लीजिए तो जनजातीय समूह में पीबीटीजी अधिक असुरक्षित है। वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया जो जनजातीय समूहों में कम विकसित हैं। और 2006 में आप देखिए भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कर दिया। इस संदर्भ में 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को पीबीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की और 52 ऐसे समूहों की घोषणा की, जबकि वर्ष 1993 में अतिरिक्त 23 समूहों की श्रेणी में जोड़ा गया और जिससे कुल 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 पीबीटीजी हो गए हैं। पीबीटीजी की कुछ बुनियादी विशेषताएं, वे ज्यादातर समरूप हैं, जिनकी आबादी कम है, वे अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से अलग थलग हैं, लिखित भाषा का अभाव है और अपेक्षाकृत सरल तकनीक है और बदलाव की दर धीमी है। इनमें सूचीबद्ध 75 पीबीटीजी में सबसे अधिक संख्या उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी, जो भारत का राज्य है ना उड़ीसा। देखिए ये उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। जनजातीय समुदाय परियोजना के छात्रों के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण और विशेषता प्रशिक्षण क्या है? तो परियोजना का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को उन्नत तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य 3 वर्षों में जनजातीय छात्रों को सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में 2100 NSQF प्रमाणित स्तर 6.0 और 6.5 प्रशिक्षण प्रदान करना है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा स्तर 6.0 आमतौर पर स्नातक की डिग्री या फिर समकक्ष के अनुरूप होता है और NSQF स्तर 6.5 अक्सर स्नातक की डिग्री से परे एक विशेष कौशल सेट या उन्नत डिप्लोमा के प्रतिनिधित्व करता है। प्रशिक्षण संरचना की बात कर लीजिए तो 1500 जनजातीय छात्रों को सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें 600 छात्रों को उन्नत प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। पात्र आवेदकों के पास इंजीनियरिंग विषय में डिग्री होना चाहिए। अब आप देखिए बहुत सारी योजनाएं रहती हैं लेकिन मालूम ही नहीं रखता, जागरूकता कम रहती है। ये अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार की पहल पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान हो गया, मिशन, ये पीएम पीबीटीजी मिशन हो गया, ये ट्रीफेड हो गया, TRIFED हो गया, आदिवासी स्कूलों का डिजिटल रूपांतरण, प्रधानमंत्री वन संपदा योजना हो गई, ये आप देखिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हो गए। तो इतनी जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। क्या रहता है, क्वेश्चंस पूछ लेता है। पहली बार कब मनाया गया था, इस बार की थीम क्या रखी गई, क्यों मनाया जाता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। सरकार की तरफ से क्या पहलें की जा रही हैं। जब आप लोग मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, तो ये पहलों का आप लोग बता सकते हैं। जो आप देखिए शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा इन्हें मिली हुई है, जो आप देखें राजनीतिक सुरक्षा मिली हुई है, और आप देखिए जो सरकार की तरफ से योजनाएं इनके लिए लाई जाती हैं, इन सब का उल्लेख करेंगे जब आप लोग जनजातियों के पिछड़ेपन पर कुछ लिखेंगे। उनकी जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं उनके सामने, उनका उल्लेख कर दिया करिएगा और अपनी तरफ से क्या पहल की जा सकती है, किस तरह से इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, उन्हें आप लोग बताया करिएगा। शिक्षा का अभाव बड़ा कम है इस तरफ, और साक्षरता नहीं है। आप देखते हैं कि पढ़े लिखे कम है, जागरूकता कम है, बहुत सारी समस्याएं इसलिए भी बनी रहती हैं। और आप देखिए इनके क्षेत्र में अगर कभी आप चाहते हैं ना घूमने, तो सोच समझ कर वहां की जनजाति के बारे में पढ़ लिया करिएगा,
कई बार आप देखते हैं आपके ऊपर हावी टूट पड़ती हैं, वो उन्हें लगता है कि आप उनकी संस्कृति में दखलंदाजी कर रहे हैं। तो अंडमान निकोबार में कई बार देखा गया ना, इस तरह की कई क्षेत्रों में इस तरह की खबरें आई। तो थोड़ा जाते समय वहां के बारे में पढ़ लिया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।